बदले के लिए समय और जगह हम तय करेंगे, पाकिस्तान को भुगतना होगा अंजाम, सेना ने दी चेतावनी। शहीद प्रेम सागर का शव पहुंचने पर देवरिया में उमड़ा जन सैलाब, शहीदों के परिवार वाले बोले बदला लो, जगह जगह फूके पाकिस्तान के पुतले। आम आदमी पार्टी में तेज हुई लड़ाई, कुमार विश्वास बोले मेरे खिलाफ हो रही है साजिश, तो सिसोदिया ने पूछा किसे फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आतंकवादियों की फंडिंग और ब्लैक मनी को रोकने के लिए आधार से जोड़ा पैन, सरकार ने दी सुप्रीम कोर्ट में सफाई। कल 3 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट, डोली में हिस्सा लेने बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे दर्शन। और चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के खेलने पर सस्पेंस, प्रशासक कमेटी के हेड विनोद राय ने कहा एक तरफा फैसला नहीं कर सकता बीसीसीआई। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान सरहद पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारत को अस्थिर बनाने के लिए आतंकी गतिविधियों को भी लगातार बढ़ावा दे रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान कश्मीर में अलगाववादियों को भी लगातार समर्थन देता रहा है। हालांकि आतंकवाद का पनाहगाह बन चुका पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने बेनकाब होता भी रहा है और हो चुका है। इसके बावजूद पाकिस्तान किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल होने से लगातार इनकार भी करता रहा। यह काफी दिलचस्प है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आतंकवाद के एक्सपोर्टर पाकिस्तान पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान एक ऐसा नाम बन चुका है जो आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान अपने 70 साल के इतिहास में मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। आतंकवाद के जरिए भारत को निशाना बनाने की कोशिश के चलते पाकिस्तान ऐसी चक्कर घिन्नी में फंस गया है जहां साफ नजर आ रहा है कि एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है। हालांकि पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये मुगालता है कि वो भारत समेत अपने पड़ोसी देशों में आतंक फैलाकर अपना राजनीतिक कद बढ़ा सकते हैं। शायद उन्हें ये पता नहीं है कि वो जिन भस्मासुरों को अपनी धरती पर पनाह दिए हुए हैं वही एक दिन उनकी मुसीबत का सबब बन बैठेंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए अनेकों तरह की परेशानियां खड़ी करता है। आतंकवाद के अलावा वो हमारे देश को मिलिटरीली कमज़ोर करने के लिए 1000 कट्स लगाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में बहुत सारी चीज़ें वो कर रहा है हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान स्ट्रांग होता जा रहा है और पाकिस्तान खुद वास्तव में गिरता जा रहा है। वैसे तो भारत आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्कों की फहरिस्त में शुमार है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में भारत आतंक की मार झेलने वाले टॉप 10 देशों में शामिल था। इसमें कोई शक नहीं कि भारत पर होने वाले बड़े आतंकी हमलों की साजिश पाकिस्तान की सरजमी पर रची जाती है और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के भी कई पुख्ता सबूत भारत के पास हैं। तकरीबन 2.5 दशक से भारत पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत के आरोपों को हमेशा से नकारता रहा है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 13 सीरियल धमाके हुए और इन धमाकों में
257 लोगों की मौत हुई, जबकि 713 जख्मी हुए। मुंबई ब्लास्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ था, जो धमाकों के बाद भारत से फरार हो गया और पाकिस्तान में जाकर पनाह ली। सरकार की जांच में ये बात भी सामने आई कि इन हमलावरों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अलावा दूसरी सरकारी एजेंसियां शामिल थी। समय आ गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करे। हम UN सिक्योरिटी काउंसिल को, यूरोपियन यूनियन को, अमेरिका को कह रहे हैं पाकिस्तान को। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के यहाँ के दहशतगर्दी का असर जो है हिंदुस्तान को है और अफगानिस्तान को है और कुछ हद तक बांग्लादेश को। तो हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान को टेररिस्ट घोषित नहीं करेगा तो दूसरा कोई देश आपके बिहाफ नहीं करने वाला। फिर जितने भी इंटरनेशनल फोरा हैं जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, हम कहते हैं कि टेररिज्म दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। कुछ देश हैं जो टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बना रखे हैं, जो उनको स्ट्रेटेजिक एसेट समझते हैं, नेशनल हीरो समझते हैं, उनकी फंडिंग करते हैं, उनको वेपनाइज करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं और दूसरे देशों में भेजते हैं। लेकिन आज तक हमने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अभी इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल कि अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज करे। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने हमला किया। एक कार में विस्फोटक भरकर तीनों विधानसभा में दाखिल हुए और कार को उड़ा दिया। इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई और इस हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया गया, जो पाकिस्तान की सरजमी से ऑपरेट करता है। वहीं 25 अगस्त 2003 को 2 कार धमाके हुए, जिसमें 54 लोगों की मौत हो गई और 244 घायल हुए। इस हमले में पाकिस्तान की सरजमी से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया गया। 29 अक्टूबर 2005 को देश की राजधानी में एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिसमें 62 लोगों की मौत हुई और 210 जख्मी हुए। इस हमले में एक बार फिर लश्कर-ए-तैयबा का हाथ होने की बात सामने आई। 7 मार्च 2006 को सीरियल धमाकों से धर्म की नगरी वाराणसी दहल उठी। कई धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया, जिसमें 28 लोगों की जान गई, जबकि तकरीबन 100 लोग जख्मी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-कहर नाम के आतंकी संगठन ने ली। ये तंजीम लश्कर का ही हिस्सा बताई जाती है। 11 जुलाई 2006 को आतंकवादियों ने एक बार फिर मुंबई को दहला दिया। 11 मिनट के भीतर मुंबई की कई लोकल ट्रेनों में धमाके किए गए, जिसमें 209 लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा जख्मी हो गए। इस हमले की भी जिम्मेदारी लश्कर-ए-कहर ने ली। भारत सरकार ने अपनी जांच में पाया कि हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। 13 मई 2008 को एक के बाद एक हुए 9 धमाकों से जयपुर दहल गया। इन धमाकों में 63 लोगों की मौत हुई, जबकि 216 जख्मी हुए। जयपुर धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया गया, लेकिन साजिश के तार एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़े पाए गए। 13 सितंबर 2008 को 5 धमाकों से दिल्ली एक बार फिर दहल उठी। इस धमाके में 30 लोगों की जान गई और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। इंडियन मुजाहिदीन ने न्यूज चैनल्स को ईमेल करके हमले की जिम्मेदारी ली और हमले की साजिश पाकिस्तान की सरजमी पर रचे जाने की बात सामने आई। 26/11 को रात में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला बोल दिया। समुद्री रास्ते से आए 12 हमलावरों ने तकरीबन 60 घंटे तक मुंबई की रफ्तार रोक दी। इस हमले में 164 लोगों की मौत हुई और 308 लोग जख्मी हुए। हमले के दौरान आतंकवादियों को पाकिस्तान स्थित लश्कर के अपने आकाओं से आदेश मिल रहे थे। एक पाकिस्तानी आतंकी अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया और बाद में उसे फांसी दी गई।
13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में हुए धमाके में 17 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में भी इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था और इस हमले की साजिश के तार भी पाकिस्तान से जुड़े पाए गए। पाकिस्तान से आए 3 फिदायीन हमलावरों ने पहले चलती बस में मुसाफिरों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। उसके बाद दीनानगर थाने में घुसकर गोलियां चलाई, जिसमें एक एसपी समेत 8 लोग मारे गए और तीनों आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य बताए गए। 1 जनवरी 2016 को 6 पाकिस्तानी आतंकवादी पठानकोट एयरबेस में दाखिल हो गए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 60 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान के आतंकी संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने हमले की जिम्मेदारी ली। इस हमले की जांच के लिए पाकिस्तान की जांच टीम भारत भी आई। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई के लिए प्रेशर्स अमेरिका के थ्रू और हम भी डायरेक्टली कई बार बोलते हैं, लेकिन इस तरह का एक्शन करना जैसे एंटेबे एयरपोर्ट में इजराइल ने किया या उसामा बिन लादेन को उड़ाने के लिए अमेरिका ने किया, इसको करने के लिए थोड़ा तैयारी और अपनी कैपेबिलिटी हम लोगों को चेक करनी है। और शायद जिस दिन हमारी कैपेबिलिटी हो जाएगी कि हम पाकिस्तान के अंदर दाखिल होके ये पिन प्रिक्स को हटा सकें, उस दिन वो कार्रवाई भी हो जाएगी, मेरे को यकीन है। लेकिन भारत के तमाम सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान अपना चरित्र और चेहरा बदलने को तैयार नहीं है। इससे साफ है कि भारत पर हुए ज्यादातर बड़े आतंकी हमलों के तार सीधे तौर पर पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान की सरजमी से ऑपरेट करने वाले आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर आतंकी तंजीमों को पाकिस्तान सरकार की शह मिलती रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम रहा है। दरअसल जब से पाकिस्तान अलग मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आया, कमोबेश तभी से ही उसकी सोच कट्टरपंथी रही है और चरमपंथी ताकतें शुरू से ही वहां हावी रही है। जहां एक और पाकिस्तान आतंकी हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को अपनी सरजमी पर पनाह देता है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी अलगाववादियों का समर्थन भी करता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भारत में अस्थिरता कायम करके अपने देश के मूलभूत मुद्दों से देश की जनता का ध्यान बटाना चाहता है। कदम तो भारत ने जो एक सभ्य देश उठा सकता है वो उठाए हैं। हमने इंटरनेशनल फोरम में बताया कि पाकिस्तान टेरर की पैदाइश करता है, टेरर को मदद करता है। पूरी दुनिया को आजकल टेररिज्म, आतंकवाद का खतरा है, पूरी दुनिया की हमदर्दी है। लेकिन चीन हमेशा किसी भी कोशिश को, जब या तो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की कोशिश हो या किसी जाने पहचाने आतंकवादी नेता जैसे हाफिज सईद है, अजहर मासूद है, उसको अगर आतंकवादी घोषित करना हो तो चीन सिक्योरिटी काउंसिल में उस पर वीटो लगा देता है। चीन के अपने इंटरेस्ट हैं, उन्होंने $46 बिलियन पाकिस्तान में लगा रखे हैं वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए। तो पाकिस्तान अभी चीन के कंधों पर बैठ के चला हुआ है और समझता है कि चीन कुछ नहीं होने देगा इंटरनेशनल समुदाय में उनके खिलाफ। लेकिन अब दुनिया के सामने पाकिस्तान की कलई खुल चुकी है। बावजूद इसके वो आतंक का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। ओमनाथ कुमार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब हो चुका है पाकिस्तान। दुनिया के लिए वो लगातार एक परेशानी का सबब भी बना हुआ है। अब ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए पनाहगाह है और इसके लिए उसे लगातार दुनिया भर से चेतावनी भी मिलती रही। इसके बावजूद पाकिस्तान ने न तो आतंकवाद पर नकेल लगाने की कोई मजबूत कोशिश की और न ही आतंकवादियों से उसने अब तक सही तरीके से तौबा की है।
आतंकवाद की भट्टी में सुलग रहा पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आतंकवाद का पनागाह बन चुका पाकिस्तान पूरी दुनिया को चौंका रहा है। आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान की करतूतों से पूरी दुनिया सख्ते में है। यूं तो फ्रैंकेनस्टाइन एक नॉवेल का कैरेक्टर है, लेकिन आम बोलचाल की जुबान में एक ऐसा राक्षस है जिसे सिर्फ बुरे कामों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के हालात में ये राक्षस आतंकवाद का, दहशतगर्दी का राक्षस है, जो पूरी दुनिया में गाहे बगाहे अपने पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की आतंकवाद नीति की शुरुआत 1947 में ही हो गई थी, जब पाक आर्मी की अगुवाई में कबीलियाई मिलिशिया को कश्मीर में भेजा गया। तत्कालीन जनरल जियाउल हक ने 1977 से 1988 तक पाकिस्तान के इस्लामीकरण की नीति को तेज किया, सुन्नी फंडामेंटलिस्ट से हाथ मिलाया और भारत के खिलाफ आतंकवाद की एक नई नीति बनाई, जिसे इंडक्शन ऑफ स्मॉल फायर आर्म्स की नीति कहते हैं। यानी पाकिस्तान की जंग भारत की जमीन पर लड़ी जाएगी और कश्मीर में इसी नीति के तहत हथियार और लड़ाके भेजे जाते रहे हैं। अमेरिका पिछले 20 साल से जानता था कि दहशतगर्द का मुख्य कारण कौन है, लेकिन अमेरिका की पॉलिसीज प्रो पाकिस्तान रही, यूके की पॉलिसीज प्रो पाकिस्तान रही, यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज प्रो पाकिस्तान रही, चाइना की प्रो पाकिस्तान रही। उसमें बदलाव आया जब वही आतंकवाद केवल हिंदुस्तान से हटके उनको नुकसान पहुंचाने लगा। जब पेरिस में हमला हुआ, ब्रसेल्स में हुआ, उस समय यूरोपियन यूनियन को स्ट्राइक हुआ कि भाई ये तो हमारे लिए भी खतरा हो गया। सो सारे देश जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर करते रहे, माहौल का फ़ायदा उठा के अपने अपने हथियार टेस्ट करते रहे, लेकिन आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए एकजुट बहुत बाद में हुए, जबकि उनको साफ तौर पे लगा कि ISIS जो है आज उनके लिए भी उतना ही खतरा हो गया जितना इन देशों के लिए। जियाउल हक के बाद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की सरकारों ने उसी पॉलिसी को मामूली फेरबदल के साथ लागू रखा। वहीं परवेज मुशर्रफ के वक्त सेकुलरिज्म की थ्योरी दी गई, जिससे जिहादी आतंकियों को लेकर सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें एक तरह से फ्री हैंड दे दिया गया। और यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाले आतंकवाद का बेकाबू होने का सिलसिला। फिर अमेरिका में 2001 का आतंकी हमला हुआ और इस्लामाबाद की लाल मस्जिद का बंधक संकट सामने आया, जिसे खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना लाल मस्जिद में घुसी और भारी कत्लेआम मचा। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर नीति बदली। जरूरत के मुताबिक गुड तालिबान, बैड तालिबान बनाए गए, लेकिन न गुड तालिबान पाक सरकार के वश में रहा और न ही बैड तालिबान। दोनों गैर सुन्नियों को निशाना बनाते रहे। कभी श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हमला करते हैं तो कभी पाकिस्तानी आर्मी के स्कूल में कत्लेआम करते हैं, कभी शियाओं की मस्जिद पर गोलियां बरसाते हैं तो कभी बम बरसाते हैं। ईसाइयों के जलसे पर आत्मघाती हमले भी करते हैं। अब ये पाकिस्तान का DNA अपना है, ये पाकिस्तान की आर्मी का DNA है। एक तो बर्बरता करते हैं, पहली बार नहीं, पहले भी कई बार कर चुके हैं। दूसरा, वो देश की सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी के जिम्मेवार हैं। उन्होंने काबू में ले रखा। जिम्मेवार तो कहें, जिम्मेवार तो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट को होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई फ्रीडम नहीं दी है। नवाज शरीफ पहले भी झटका खा चुके हैं, जब मुशर्रफ में उनका तख्ता पलटा था। अभी पनामा पेपर्स में भी उनको पकड़ा हुआ है। हालांकि 5 जज का बेंच था, उसमें 3 ने ये बोला कि इनको प्राइम मिनिस्टर से नहीं हटाया जाए, लेकिन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जरूर कायम की जाए। तो थोड़े दिन के लिए उनको शायद एक सांत्वना मिली है, लेकिन वो एक डर नवाज शरीफ के सिर पर उन्होंने डाला हुआ है और नवाज शरीफ को कोई फ्रीडम नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी की क्लियरेंस के बगैर कोई सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी की बात अनाउंस कर सके। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसे देश का नाम है जहां की धरती में आतंकवाद फलता फूलता है।
इसी धरती पर अलकायदा का पूर्व चीफ ओसामा बिन लादेन भी मिला और यहीं के अस्पताल में मोस्ट वांटेड आतंकी मुल्ला उमर ने दम तोड़ा। लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सामने यही कहता रहा कि वो अपनी धरती पर आतंकवाद को कभी फलने फूलने नहीं देगा। ओमनाथ ठाकुर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो खुद का दुश्मन है, उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं है, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है और अक्सर उसमें खुद भी वो गिरता है, लेकिन अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आता। कई बार लगता है कि ऐसा करना शायद उसकी मजबूरी है, क्योंकि कथित तौर पर नवाज शरीफ के शासन वाले पाकिस्तान में एक साथ कई सत्ताएं शायद काम करती हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास भी पाकिस्तानियों को बेहतर अच्छी जिंदगी देने का कोई फॉर्मूला नहीं है और न ही इच्छा शक्ति दिखाई देती है। नवाज शरीफ कहते हैं कि हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं, पीड़ित हैं, दुनिया हमारी मदद करे। इसके लिए वो हाथ भी पसारते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों के इन घड़ियाली आंसुओं की धार पुरानी है। ये सही है कि पिछले साल यानी 2016 में बड़े आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान की धरती पर 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 2015 में भी हालात अलग नहीं थे, तब भी पाकिस्तान की धरती पर 3 बड़े आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए। इस दौरान हुए छोटे मोटे हमलों की तो खैर कोई गिनती ही नहीं रही। 2014 में तो आतंकवादियों ने पाकिस्तान के ज़मीर को ही ललकारा। पेशावर में उन मासूम बच्चों को निशाना बनाया जो आर्मी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। ये वो बच्चे थे जो फौजियों के घरों के चिराग थे। अगर पाकिस्तान में गैरत होती और इनसे लड़ने का मादा होता तो इसके बाद शायद आतंकवादियों को सर उठाने का मौका तक नहीं मिलता, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान आर्मी का आतंकवादियों के साथ हैंड इन ग्लव रिलेशनशिप है। आतंकवाद करने वाले लोग तब तक लाइन ऑफ कंट्रोल या सीज फायर लाइन को पार नहीं कर सकते जब तक उनको पाकिस्तान आर्मी की जो पोस्ट्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ और सीज फायर लाइन के साथ उनकी मदद ना मिले तो वो आर पार की कार्रवाई में कामयाब नहीं होंगे। और इसके लिए पाकिस्तान आर्मी का उनके साथ मिलजुल होना बहुत ज़रूरी है और उसके बिना वो अपनी कार्रवाई पूरी कर भी नहीं पाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में होने वाले इन हमलों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इन हमलों की तुलना भारत में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों से की जा सकती है? सबको पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्ता का एक संस्कार होता है, उसे उदाहरण पेश करना होता है। नवाज शरीफ वो संस्कार कब के खो चुके हैं। उन्हें खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की चिंता ज्यादा है, अपने देश में साफ दिख रही तबाही की कम। फिर चाहे भारत की धरती पर हो या पाकिस्तान की धरती पर, अस्थिरता और आतंक भले ही शांतिप्रिय लोगों को परेशान करे, शायद नवाज जैसे अस्थिर सत्ता के मालिक के लिए कई बार ये सौदा मुफीद भी साबित होता है। पाकिस्तान आर्मी अयूब खान के समय से अपनी पोजीशन मजबूती से पाकिस्तान में बनाए हुए है। जब कभी भी मौका लगा पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स ने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया, डिक्टेटरशिप रही और पॉलिटिकल जो सपोर्ट है वो चाहे मिले ना मिले, जो पाकिस्तान आर्मी है वो अपने उनका एम बड़ा साफ है और इस कार्रवाई में पॉलिटिकल लीनिंग मिले या ना मिले, इट इज़ द पाक आर्मी विच विल पुश टेररिज्म एंड दे आर डूइंग इट। ये वही पाकिस्तान है जहां राहील के रिटायरमेंट का समय आ जाता है और नवाज शरीफ को पता नहीं होता है कि वो बाजवा को ला पाएंगे या राहील के हाथों तख्ता पलट के शिकार हो जाएंगे। बाजवा आ भी जाते हैं
तो नवाज की रातों की नींद गायब रहती है, क्योंकि फौज की समानांतर सत्ता बदस्तूर जारी रहती है। पाकिस्तान आर्मी पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि वो गवर्नमेंट की बैकबोन है। क्या किसी देश में जुडिशरी को दबाया जा सकता था? पॉलिटिशियन जुडिशरी को नहीं दबा सकता है। और पाकिस्तान में जुडिशरी को दबाया तो एक आर्मी के ही डिक्टेटर ने, और आज भी वो डिक्टेटर आप जानते हैं महफूज है और अपने आराम से जीवन बिता रहा है अपना। तो ये जो है, ये सपोर्ट पैरेलल गवर्नमेंट मैं नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट के ओवरराइडिंग पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान ऐसा क्यों है, इसका जवाब जानकार देते हैं। वहां की आबादी साफ साफ दो हिस्सों में बटी है। मुट्ठी भर बेहद समृद्ध तबका है, तो बाकी अभावग्रस्त लोग। जो समृद्ध हैं वो शासन में है, सेना में है, जुडिशरी में है और अफसरशाही में है। बाकी पाकिस्तान की हालत ये है कि गरीबी वहां पिछले 10 साल में 30 से 40% बढ़ गई। शिक्षा का आलम यह है कि पाकिस्तान की करीब आधी आबादी अशिक्षित यानी अंगूठा छाप है, और आने वाले समय में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। कहा जाता है कि वहां करप्शन की कहानी देश के प्रधानमंत्री से ही शुरू हो जाती है, तो फिर अफसरों और अदना बाबुओं को कौन रोके। पाकिस्तानी न्यायिक व्यवस्था के बारे में तो कहा ही जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो फिर बड़े से बड़ा क्राइम करके भी आप बच निकल सकते हैं। पाकिस्तान का सर्वाइवल ही इस पे मुनस्सर है कि वो हेट इंडिया कैंपेन बनाए रखे, और हालात भी कुछ ऐसे रहे हैं, चाहे आप 1947 का वक्त देखिए, या 1965 का वक्त देखिए, या 1971 का जो तमाचे उनको पड़े हैं, उनके लिए एक ही एम है कि हमने किसी तरह से अपनी जो बेइज्जती हुई है उसका हम बदला लें। और ये मुहिम जो उन लोगों ने जारी कर रखी है, उसी बदले की भावना से चली आ रही है। जाहिर है पाकिस्तान के पास अपने सवालों के जवाब नहीं है, इसीलिए दुनिया और खासकर भारत के लिए सवालों की फहरिस्त खड़े करना, अपना बचाव करना ही उनकी मजबूरी है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।